उन देशभक्त लोगों को याद करना जिनकी वजह से, अच्छा आपस में बात नहीं करनी मेरे भाई, हाँ जी, जिनकी वजह से आज हम स्वच्छ वातावरण में श्वास ले रहे हैं, उन लोगों को एक बार याद करना और इन पंक्तियों को सुनना। एक बार एक कैंडिडेट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को उग्रवादी कह दिया था। वहां से शुरू करता हूं और ध्यान से सुनना। किसी ने भी उसको कोई जवाब नहीं दिया। तब डॉक्टर हरिओम पवार ने कविता लिख करके जवाब दिया कि सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर सोनित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तरफ गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तरफ गई होंगी। दूर गगन में पुच्छल तारा टूट गया होगा और अस्फाकुल्ला की आंखों का लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का गीत बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरधानी। एक समुंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूं, पर मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं, पर मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं। और शुरुआत से लेना कि मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी के स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। और अंतिम पंक्तियां याद करके समझ करके सुनना कि किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, किसी जाति के नहीं होते, वो अपने देश के होते हैं। किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बेटे दीवारों में चुन जाते हैं, झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है, मंगल पांडे आजादी का परवाना हो जाता है, ऊधम डायर से बदले को दीवाना हो जाता है, घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या, ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है, हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है, हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। 500 लोगों को मार देने वाले व्यक्ति को भी हमारी सरकारें, पुरानी और ऐसी सरकारें जो 10-10 साल तक, जिन्होंने पता है कि आतंकवादी है फिर भी रखते थे उनको 10 साल तक जेल में। तब सुनना, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके घोरक धंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक सिद्ध हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक सिद्ध हुए हैं जो, उन जहरीले सांपों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी मटन खिलाती है दिल्ली, आज समय को उत्तर देना ही होगा सिंहासन को, चीरहरण की कौन इजाजत देता है दुशासन को, न्याय व्यवस्था निर्णय करने में मजबूर रही तो क्यों, उनकी गर्दन फांसी के फंदों से दूर रही तो क्यों, कानूनों की हथकड़ियों को कड़ा करो, उनको फांसी के तख्तों पर खड़ा करो, पागल कुत्ते की हत्या मजबूरी है और गद्दारों को फांसी बहुत जरूरी है, गद्दारों को फांसी बहुत जरूरी है। मैं बजरंग बली को उसकी ताकत याद दिलाता हूं, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा गीत सुनाता हूं। और आपसे विनम्र निवेदन करते हुए, ऐसी मेरे पास टोटल कुल मिलाकर के 2-1000 कविताएं हैं जिनको मैं याद रखता हूं। जैसे मैंने 1000 लोगों के मोबाइल नंबर, 1187 लोगों के नाम बताए थे। ऐसी चीजें जिन बच्चों को लगता है सीखना चाहिए, एक ही समय में पूरी बुक को लर्न कैसे कर सकते हैं और ऐसे यूपीएससी के, एसएससी के एग्जाम कैसे दे सकते हैं, हंसराज जी के लिए चाहे मेरा पैकेज वहां कितना भी हो, छोड़ करके जब कहोगे तब आपके गांव में हाजिर हो जाऊंगा। इतना निवेदन करने के लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और अब ऋषिपाल जी से मैं चाहूंगा कि वो हमारे जो साथी बीच में है
कुछ ऐसे साथी हैं उनको आमंत्रित करें, और उसके बाद हंसराज जी को, और फिर हमारे जो कैंडिडेट है परमजीत कश्यप जी, उनको भी एक बार आमंत्रित करेंगे। अब मैं आपके बीच में पंडित मेरे बड़े भाई ऋषिपाल कौशिक जी, गढ़ी गुजरात से हैं, काफी विद्वान व्यक्ति है, 17-18 साल से कुरुक्षेत्र यमुनानगर में अपना बिजनेस है इनका। तो क्योंकि समय ज्यादा ना लगे इसलिए इंट्रोडक्शन मैं ही करा रहा हूं, तो मैं सीधा निवेदन करूंगा ऋषिपाल जी से कि जोरदार तालियों के आपके बीच आ रहे हैं ऋषिपाल जी, जोरदार तालियों से प्लीज। धन्यवाद। भाई हंसराज जी के जीजाश्री रामपुर खादर से आत्म विभोर हो गए, उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा कि पंडित जी मेरे को भी जो ना 2 मिनट के लिए अपने समाज में बोलने का मौका दीजिए। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय जीजाश्री जी को रामपुर खादर से, वो आए और संक्षिप्त शब्दों में जो भी आपके दिल के हृदय के उद्गार हैं उन सबको। महिला आरक्षित है लेकिन BCA में है, माने चेयरमैन का भी, तो ये सिर्फ इकलौती है आपके सामने, ये आपकी भावी चेयरमैन है जी, ऐसा हमारे जीजाश्री ने अपने बातचीत से बताया। और मैं सीधा निवेदन करूंगा बिना किसी भूमिका के कि भाई हंसराज जी आए, 2 बातों को स्पष्ट करें। वैसे तो सामाजिक कार्य काफी वर्षों से कर रहे थे कि आपके जीवन का विजन क्या है और राजनीति में आने का रीजन क्या है। भाई हंसराज जी आए, अपना विजन और रीजन स्पष्ट करें। भाई हंसराज जी के लिए पिछले 3 वर्षों से गांव गली घर घर जाकर के इस हालत को जगा रहे हैं। भाई हंसराज जी। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए और अपने गांव भूटान खेड़ी के नगर खेड़े, मंदिर और सभी धार्मिक स्थलों को नमन करते हुए, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग, आदरणीय माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथी और प्यारे बच्चे, मैं सभी का भाव विभोर होकर के बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ आने पर। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा करके अपना स्वागत करें। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि अन्य भी बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतनी सारी संख्या में आकर के, और सभी बच्चे भी, माताएं भी, बहनें भी, बुजुर्ग भी, भाई भी, सभी इतनी बड़ी संख्या में आकर के किसी एक कैंडिडेट को इतना प्यार दे सकते हैं, तो वो भूटान खेड़ी जैसे मेरे समाज के और अन्य समाज के, सर्व समाज के लोग ही हो सकते हैं। तो आज कोई बहुत ज्यादा मतलब बात मुंह से नहीं निकल रही, आपका प्यार देख करके केवल भावनाएं ही समझे, भावनाओं में ही मैं कुछ चंद बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप मुझे और मेरे परिवार को, मेरे ख्याल लगभग सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं शुरू से ही जानते हैं कि हम कोई आपसे और आप हमारे से कोई अलग नहीं है, ना ही हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है या कोई बहुत जमीनों के मालिक है। हम बचपन से ही, हमारे माँ बाप ने दिहाड़ी मजदूरियां करके, मेहनत करके पढ़ाए लिखाए। इवन हम खुद भी जब हम स्कूल में जाते थे तो साथ में काम भी करते थे, क्योंकि हमारा समाज एक ऐसे तबके से आता है। एक उदाहरण दूंगा, मैं देता हूं हर बार इस बात को लेकर के कि हम वो लोग हैं जिनको, जो मान लो कोई तैरने की कंपटीशन हो रहा हो ना, तैरने का कंपटीशन, तैराकी का, तो बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ तैरना है, और हम लोग ऐसे लोग हैं जिनको गले में पत्थर बांध के तैरना है और जीतना भी है। तो हम उस समाज से आते हैं। ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको? वो इसलिए कह रहा हूं कि हमने परिवार भी चलाना है, हमने माँ बाप को भी संभालना है, हमने पढ़ना भी है, और हमने उन लोगों को टक्कर भी देनी है जिनके लिए ये सारी समस्याएं सामने नहीं आती, जिनके पास सब सुख सुविधाएं, सारी चीजें उनके माता पिता परमात्मा की तरफ से। चलो, हम धन्यवाद देते हैं परमात्मा को कि वहां उनको ऐसे स्थान पर जन्म दे दिया, लेकिन हम धन्यवाद इस बात को भी देते हैं क्योंकि आपको पता है कि विपरीत परिस्थितियों में जो आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ता है वही आदमी सक्षम होता है, क्योंकि हीरा सबसे ज्यादा कीमती चीज है, सबसे ज्यादा कीमती पत्थर है तो वो भी पत्थर ही, लेकिन उसको हीरा क्यों कहा गया?
उसका सिर्फ एक कारण है, और वो कारण ये है कि वो सबसे ज्यादा प्रेशर सहन कर सकता है। एक पत्थर धीरे धीरे जब उसके ऊपर लगातार बहुत सारा प्रेशर आता है, दबाव आता है, वजन बढ़ता है, तब वो धीरे धीरे एक पत्थर हीरे में कन्वर्ट होता है। तो साथियों, मैं ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, केवल चंद बातें मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। जैसा कि पवन पपाड़ा जी ने बताया कि हम पिछले लगभग 10-12 सालों से, ऐसा नहीं है कि आज हमने डिसीजन ले लिया राजनीति में आने का तो हमने अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी, हमने आपको समाज सेवा का एक मुखौटा ओढ़ करके समाज सेवक बनना शुरू कर दिया, हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। नहीं साथियों, मैं केवल इतना आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे समाज की पीड़ा है, हमारे अंदर जो ये गरीब समाज है इसको ऊपर उठाने की हमारे अंदर ये पीड़ा है, जिसको हम पिछले लगभग 10 से 12 सालों से लगे हुए थे कि हम कैसे इस समाज को ऊपर उठाएं। और इसके लिए हमारी 51 मेंबर्स की टीम है। 51 मेंबर्स में प्रत्येक बिरादरी, प्रत्येक धर्म का आदमी है। हम कोई जाति पाति में यकीन नहीं करते, हर बिरादरी, हर धर्म का आदमी 51 मेंबर्स की टीम में है। हमने 10-12 साल पहले ये डिसीजन लिया था कि हम कैसे अपने समाज को ऊपर उठा सकते हैं। तो उसमें कैलकुलेशन में सबसे पहली बात जो आई वो ये आई कि एकमात्र साधन हमारे समाज को, गरीब समाज को ऊपर उठाने का है, वो है शिक्षा। ये बाबा साहब भी कहकर चले गए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हम वो चीजें उनकी भूल गए, जहां वो हमें छोड़कर गए थे उससे पीछे पीछे जाते जा रहे हैं, उससे आगे एक कदम नहीं बढ़ाया हमने। तो साथियों, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा कौन सी, देखो सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में माँ बाप अपनी पोजीशन के हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो तो एक कागज जरूरी है कहीं ना कहीं स्टैंड करने के लिए। मैं कौन सी शिक्षा की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आपसे जिस शिक्षा को लेकर के हमें कोई सरकारी नौकरी, अच्छा पद मिलेगा, ऐसी शिक्षा। और वो शिक्षा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि आज पर्ची खर्ची का टाइम चला गया। आज कोई किला बेच के सरकारी नौकरी लगने वाला नहीं है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी कौन सी है? थैंक यू। हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी है हमारे बच्चे। हमारे पास जमीनें और व्यापार नहीं है कोई बड़े बड़े, हमारे बच्चे ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम इनको अच्छे से पढ़ा गए, अगर हम इनको आईएएस अफसर बना गए, आईएएस अफसर छोड़ो, अगर हम इनको सिंपल सा कोई सरकारी नौकरी भी दिलवा गए तो कम से कम अपने परिवार को तो संभाल लेंगे। तो उसके लिए हमने 10-12 साल पहले डिसीजन लिया था कि हम बच्चों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, और वो हम आज लगभग 10-12 सालों से करते आ रहे हैं। लगभग 51 लाख बच्चे हमारे YouTube चैनल से पढ़ते हैं। 51 लाख, कितने? 51 लाख जी। ये कोई छोटी साधारण बात नहीं है, 51 लाख बच्चों को पढ़ाना। हमने 2009 में आईएएस एकेडमी ओपन की थी करनाल में, परम आईएएस एकेडमी। वो भी परमजीत के नाम से ही करी थी, परम आईएएस एकेडमी करनाल के मुगल कैनाल पे 423 SCO नंबर में। लेकिन हमने देखा कि भी फिजिकल आईएएस एकेडमी में ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ सकते। अगर हमने पूरे समाज का भला करना है तो इसको हमें ऑनलाइन की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन की तरफ हम उसको लेकर के गए, और आज उसमें लगभग 7,900 वीडियोस पड़ी है हमारे चैनल पे, और 51 लाख बच्चे उससे पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं। दूसरा, जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, हमारे 32 HRs के साथ सीधे संबंध है। +2 है या इससे ऊपर की कोई भी क्वालिफिकेशन हासिल किए हुए कोई बच्चे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सीधे सीधे आप रिज्यूम भेज करके, हमारी ईमेल आईडी है hansraj@gmail.com। हंसराज मेरा नाम है, मालडे हमारा गोत्र है, MALDE। आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली रिज्यूम भेजें। हम उनके बच्चों के डायरेक्टली इंटरव्यू करवाने की ताकत रखते हैं। हमें पता है कि कौन सी MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, जहां हमारे बच्चों की पहुंच ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा सैलरीज मिलती है काबिल लायक बच्चों को, तो हम पहले उनको लायक बनाने की कोशिश में है, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलवाने की कोशिश में। कारण क्या है इन दो बातों का? मैं आपको 2 कारण बताता हूं। पहला कारण, हमारे बच्चे या बच्चियां
आपको पता है कि हमारे समाज में माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों के रिश्ते नहीं होते ढंग की अच्छी जगह पे। लड़की है तो उसके जूते घस जाते हैं माँ बाप के, उसका रिश्ता नहीं ढंग से होता। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर बच्ची पढ़ लिख करके हमारी सरकारी नौकरी में क्लर्क भी लग गई, खाली क्लर्क भी लग गई, तो क्या उसके रिश्ते के लिए धक्के खाने पड़ेंगे? लोग चल के आएंगे ना सामने से, हाथ फैलाएंगे, झोली फैलाएंगे कि भी हमारे को दे दो अपनी गुड़िया, क्योंकि सरकारी नौकरी पे है। हमारा बच्चा लग गया तो उसके लिए भी लोग सामने से आएंगे और वो अपने परिवार को संभालेगा। दूसरी बात, किसी को रोटी देने की बजाय रोजगार दे दो, क्योंकि रोटी अगर आप आज दोगे तो कल फिर भूख लगेगी, कल दे दोगे तो परसों फिर लगेगी, परसों दे दोगे तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी और फिर वो कमाएगा नहीं, मांग के खाएगा। तो हमारी नीयत क्या है कि उसको सीधे सीधे रोजगार की तरफ लगाया जाए, ताकि वो आत्म सम्मान के साथ अपने आप को भी पाले और हो सकता है किसी को और को भी सहायता कर दे। तो साथियों, ये दो चीजें। और तीसरी, मैं बिल्कुल जल्दी में आपको थोड़ी सी, क्योंकि समय का भी अभाव है, आपने भी जाना, सुबह से लगे हुए हैं, मुझे जो पता है कि पहले भी हम लोग पूरे गांव में घूम करके हमने सारा काम किया है। तीसरी चीज है सामाजिक समरसता। आज हम जातियों में बटे हुए हैं और इतने समझदार हो गए हैं कि हमने महापुरुषों को भी जातियों में बांट लिया। आज जो है वाल्मीकि समाज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मना रहा है, हमारा हरिजन समाज महर्षि रविदास जी की जयंती मना रहा है, कश्यप समाज महर्षि कश्यप की जयंती मना रहा है, और उल्टा और सुनो, क्रांतिकारियों को भी बांट लिया। उधम सिंह काम्बोज की जयंती काम्बोज मनाते हैं, चंद्रशेखर आजाद की जयंती ब्राह्मण मनाते हैं, महाराणा प्रताप की जयंती राजपूत मनाते हैं। क्यों भाई? क्या इन लोगों ने, जितने भी ये क्रांतिकारी हुए, जितने भी ये महापुरुष हुए, क्या इन लोगों ने सिर्फ एक समाज के लिए काम किया था? क्या इनकी वाणी सिर्फ एक समाज के लिए ही प्रकाश देती है? नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी है और गुरु नानक देव जी सारे संसार के लिए भला कर रहे हैं ना, उनकी वाणी से सबको ज्ञान मिलता है। महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने 22 साल कुंभलगढ़ के जंगलों में धक्के खाए, एक भी राजपूत उनके साथ नहीं था। कौन थे? भील थे। कौन थे? गाड़िया लोहार थे, जो आज भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, चिमटे तवे बनाते हैं। कौन थे? नाई जात का झाला था उनके साथ। ऐसे ऐसे लोग उनके साथ थे। तो मैं ज्यादा बातों पे नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि आज हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे ऊपर 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। वो कोई सेना लेकर के नहीं आए थे यहाँ पे, उसका सिर्फ एकमात्र कारण था हमारा आपस में बटा हुआ होना। हम इतने टुकड़ों में बटे हुए थे कि उन लोगों ने हमारी इसी फूट का लाभ उठा करके हमारे ऊपर राज किया, और अब हम उस चीज को सहन नहीं करेंगे। इसीलिए हमने निर्णय क्या लिया, देखो समस्याएं हैं, लेकिन आप समाधान का हिस्सा है या समस्या का, ये सोचने वाली बात है। हमने हमेशा सोचा कि हम समाधान का हिस्सा बनेंगे। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? पहले आईएएस एकेडमी खोली, दुनिया भर के खर्चे करे, देखा कि इसमें तो नहीं बात बनती, फिर ऑनलाइन पे ले आए, आज लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा तरीका हमने सोचा बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब दें। तीसरा हमने क्या सोचा कि आज हम एक मुहिम चलाएं कि 36 बरादरी के सारे समाज के लोग मिलकर के सारी जितनी भी जयंतियां हैं, जितने भी महापुरुषों के कार्यक्रम है, वो मिलकर के मनाएं। और ऐसा हम 2 साल से करते आ रहे हैं। तो ये 3 काम हम करते आ रहे हैं। अब रही बात आपकी चुनाव राजनीति में आने की। समाज सेवा करते करते हमें क्यों डिसीजन लेना पड़ा जिला परिषद का चुनाव लड़ने का? सिंपल सा एक कारण था, हम समाज में घूमे, हमें महसूस हुआ कि यार हमारे छोटे छोटे से काम भी नहीं होते। हमारे एक भाई का, किसी का, बुजुर्ग का कोई राशन का, मतलब किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी का कोई और चीजें नहीं बन रही। तो हमें देखना क्या पड़ेगा कि इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? राजनीति। जब तक हम राजनीति में सक्षम नहीं होंगे, तब तक ना तो हमारे आईपीएस बनते, ना हमारी बात सुनी जाती, हमें थाने में बाहर बिठाया जाएगा। हर स्थिति में हम कमजोर रहेंगे। इसलिए हमें खुद राजनीति में आने का डिसीजन लिया, और हमारे पूरे 36 के 36 बरादरी मिलकर के हमारे साथ घूम रही है। आप लोगों से केवल इतना सा मैं निवेदन करना चाहूंगा अंत में कि आने वाली 9 तारीख उगता सूरज का निशान, परमजीत कश्यप, ये 3 बातें आप याद रख लें। अगर हमारे समाज ने एक होकर के इस दिशा में जोर लगा दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम अगले 5 साल आप लोगों को, आपका कॉलर ऊंचा रहेगा, आपका मस्तक ऊंचा रहेगा, आप फक्र से बता सकोगे कि हमारे समाज का एक आदमी जिला परिषद में है। समय बड़ा संक्षिप्त है, और मैं सीधे ही आपके सामने परमजीत कश्यप जी को भी इनवाइट करूंगा कि वो भी चंद शब्दों में ही अपना वक्तव्य रखें और आपसे आशीर्वाद लें। परमजीत कश्यप जी।
परम पिता परमात्मा इस निरंकार को नमन करते हुए नगर खेड़े और मंदिर प्रांगण की जय जयकार करते हुए मैं परमजीत कश्यप सभी भूटान खेड़ी वाले सभी नगर वासियों को, मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, छोटे छोटे बच्चे सभी को नमस्कार है मेरा। आप यहाँ सभी आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और जैसा कि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, जैसे जो भी हमारा विषय है वो मिस्टर हंसराज जी ने और पवन जी ने आपके सामने रख ही दिया है। और सबको सारा दिन थके हुए हैं, जैसे चुनाव का समय चल रहा है, सारा दिन थके आ रहे हैं और फिर भी यहाँ आए। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं परमजीत कश्यप एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं 38 गांव में अपने पति के साथ चल रही हूँ और अपनी वोट की भी अपील कर रही हूँ और समस्याओं को भी लिख रही हूँ। और जैसा कि मेरे भी मतलब मैं भी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, इन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाला, सिखाया। और आज जो परमजीत आपके सामने बोल रही है, कभी माइक के सामने उसने नमस्कार करने की भी हिम्मत नहीं रखी, उसके अंदर हिम्मत नहीं आई कि कैसे माइक में पकड़ूं, कैसे बोलूं। लेकिन आज मैं यहाँ आपके सामने बोल रही हूँ, ये इन्हीं की ही कि अगर घर से बाहर नहीं आप निकलोगे, अगर आप बाहर लोगों की समस्याएं नहीं सुनोगे तो काम कैसे करेगी तू? बाहर निकल, धक्के खा, समस्याएं लिख, जब भी कुछ बनेगा। तो आज मैं यही बात कहूंगी कि मेरी जो जैसे बाहर घूम रहे हैं तो माताएं बहनें ऐसे कहते हैं कि सभी आते हैं और लिख के जाते हैं कि भाई हम आएंगे, आपका ये कार्य करेंगे। लेकिन कोई एक बार आके वोट मांगने के लिए आते हैं और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाते, 5 साल बाद ही दोबारा आएंगे कि हमें वोट दो। लेकिन मैं आज परमजीत कश्यप आपसे, अपनी माताएं बहनों से ये वादा करती हूँ कि भाई इसी कश्यप समाज की ये धर्मशाला में मैं जीत कर भी आऊंगी और आपकी समस्याओं का हल भी करूंगी और सभी को मिठाई के साथ मीठा मुंह भी करवाऊंगी। बस यही एक मेरी बात है जी। वाली 9 तारीख को उगता सूरज के सामने वाला बटन दबाकर अपनी बहन बेटी को भारी मतों से विजय बनाएं और यह विजय आप सबकी जीत होगी, यह विजय आप सबकी होगी। जीत का जो सेहरा आप सभी के सर पे सजेगा। बस यही एक मेरी अपील है सभी ग्रामवासियों को। मेरा परमजीत कश्यप का नमस्कार। चुनाव निशान है, ये हमारा 6ठे नंबर पर है। इस नंबर को विशेष ध्यान दें, परमजीत कश्यप वहां पे नाम लिखा हुआ होगा और साथ में चुनाव निशान होगा उगता सूर्य और 6ठे नंबर पर होगा। तो मेरी आप सभी से दोबारा से हाथ जोड़ करके हम दोनों की यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि आप सभी, जितना भी मेरा सर्व समाज सुन रहा है इस बात को और चैनल के माध्यम से भी सुन रहा है, इनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि आने वाली 9 तारीख को उगते सूर्य के निशान पर, जो कि 6ठे नंबर पर है, ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके आप हमें विजयी बनाएंगे। तो ये विजय आपकी अपनी विजय होगी, ये संपूर्ण 36 बिरादरी की, सर्व समाज की विजय होगी। धन्यवाद। शेरनी की तरह अपने शेरपति के साथ कंधे से कंधा मिला करके डेरे में, घर घर में, गली गली में जाकर के दस्तक दी, वोट की अपील की और अपनी डायरी में बखूबी इन्होंने नोट किया कि कहां किस प्रकार की समस्या है। साथियों, आज हमारे सुबह निवेदन करने आए थे, एक छोटे से निवेदन पर यहाँ के आयोजकों ने, जिन्होंने ये कार्यक्रम सफल बनाया, उन आयोजकों का हमें दिल जी, सारे गाँव को राम राम जी। और जी हमारे जो बहन है और ये भाई है, तो सारे गाँव से हाथ जोड़ के कह रहे भी वोट दियो बढ़िया और बढ़िया करियो और बढ़िया आगा पूरी बरादरी सारे जोर पे वोट दियो जी। और आज स्वराज के बारे में पूरा नारा ला दो और पूरा वोट दे दो, पूरा सम्मान भी दो और वो भी करो सारा बढ़िया बढ़िया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को मेरा दीपक कश्यप की तरफ से राम राम। देखो दोस्तों, ये जो चीज है ना,
इस पे हर एक बंदे पे बोला नहीं जाएगा, और जो यहाँ बंदा बोल गया वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। मैं ना दोस्तों आप लोगों के सामने एक अपील करने आया हूँ कि आपने देखा होगा कि आपके वार्ड से मैक्सिमम 13 कैंडिडेट खड़े हैं। कितने कैंडिडेट? 13 कैंडिडेट। मगर मुझे कोई गांव में से एक व्यक्ति ये बताएगा कि आपके पास वोट मांगने के लिए कितने कैंडिडेट आए हैं? कोई भी एक व्यक्ति है? कोई व्यक्ति भी? कैंडिडेट का मतलब है ये नहीं है कि किसी का पिता या ससुर खुद कैंडिडेट। सिर्फ एक मात्र कैंडिडेट ऐसा है, बहन परमजीत कश्यप, जो आप लोगों के बीच में आप लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए आई है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि बहन परमजीत कश्यप के लिए एक बार जोर लगा तालियों से स्वागत करे जाए, प्लीज। ठीक है, सभी भाई जयकारा लगाएंगे। जय। आपको ऐसी उन देशभक्त लोगों को याद करना जिनकी वजह से, अच्छा आपस में बात नहीं करनी मेरे भाई, हाँ जी, जिनकी वजह से आज हम स्वच्छ वातावरण में श्वास ले रहे हैं, उन लोगों को एक बार याद करना और इन पंक्तियों को सुनना। एक बार एक कैंडिडेट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को उग्रवादी कह दिया था। वहां से शुरू करता हूं और ध्यान से सुनना। किसी ने भी उसको कोई जवाब नहीं दिया। तब डॉक्टर हरिओम पवार ने कविता लिख करके जवाब दिया कि सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर सोनित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तरफ गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तरफ गई होंगी। दूर गगन में पुच्छल तारा टूट गया होगा और अशफाकुल्ला की आंखों का लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का गीत बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरधानी। एक समुंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी? क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी? जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूं, पर मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं, पर मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं। और शुरुआत से लेना कि मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी के स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। और अंतिम पंक्तियां याद करके समझ करके सुनना कि किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, किसी जाति के नहीं होते, वो अपने देश के होते हैं। किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बेटे दीवारों में चुन जाते हैं, झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है, मंगल पांडे आजादी का परवाना हो जाता है, ऊधम डायर से बदले को दीवाना हो जाता है, घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या। ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है, हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है, हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। 500 लोगों को मार देने वाले व्यक्ति को भी हमारी सरकारें, पुरानी और ऐसी सरकारें जो 10-10 साल तक, जिन्होंने पता है कि आतंकवादी है फिर भी रखते थे उनको 10 साल तक जेल में। तब सुनना, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके घोरक धंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक सिद्ध हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक सिद्ध हुए हैं जो, उन जहरीले सांपों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी मटन खिलाती है दिल्ली, आज समय को उत्तर देना ही होगा सिंहासन को, चीरहरण की कौन इजाजत देता है दुशासन को, न्याय व्यवस्था निर्णय करने में मजबूर रही तो क्यों, उनकी गर्दन फांसी के
फंदों से दूर रही तो क्यों। कानूनों की हथकड़ियों को कड़ा करो, उनको फांसी के तख्तों पर खड़ा करो। पागल कुत्ते की हत्या मजबूरी है और गद्दारों को फांसी बहुत जरूरी है, गद्दारों को फांसी बहुत जरूरी है। मैं बजरंग बली को उसकी ताकत याद दिलाता हूं, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं, इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूं। और आपसे विनम्र निवेदन करते हुए, ऐसी मेरे पास टोटल कुल मिलाकर के 2-1000 कविताएं हैं जिनको मैं याद रखता हूं। जैसे मैंने 1000 लोगों के मोबाइल नंबर, 1187 लोगों के नाम बताए थे। ऐसी चीजें जिन बच्चों को लगता है सीखना चाहिए, एक ही समय में पूरी बुक को लर्न कैसे कर सकते हैं और ऐसे यूपीएससी के, एसएससी के एग्जाम कैसे दे सकते हैं, हंसराज जी के लिए चाहे मेरा पैकेज वहां कितना भी हो, छोड़ करके जब कहोगे तब आपके गांव में हाजिर हो जाऊंगा। इतना निवेदन करने के लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और अब ऋषिपाल जी से मैं चाहूंगा कि वो हमारे जो साथी बीच में है, कुछ ऐसे साथी हैं, उनको आमंत्रित करें और उसके बाद हंसराज जी को और फिर हमारे जो कैंडिडेट है परमजीत कश्यप जी, उनको भी एक बार आमंत्रित करेंगे। अब मैं आपके बीच में पंडित मेरे बड़े भाई ऋषिपाल कौशिक जी, गढ़ी गुजरान से हैं, काफी विद्वान व्यक्ति है, 17-18 साल से कुरुक्षेत्र यमुनानगर में अपना बिजनेस है इनका। तो क्योंकि समय ज्यादा न लगे इसलिए इंट्रोडक्शन मैं ही करा रहा हूं, तो मैं सीधा निवेदन करूंगा ऋषिपाल जी से कि जोरदार तालियों के आपके बीच आ रहे हैं ऋषिपाल जी, जोरदार तालियों से प्लीज। धन्यवाद भाई हंसराज जी के जीजाश्री रामपुर खादर से आत्म विभोर हो गए, उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा कि पंडित जी मेरे को भी जो ना 2 मिनट के लिए अपने समाज में बोलने का मौका दीजिए। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय जीजाश्री जी को रामपुर खादर से, वो आए और संक्षिप्त शब्दों में जो भी आपके दिल के हृदय के उद्गार हैं उन सबको। महिला आरक्षित है लेकिन बीसीए में है, माने चेयरमैन का भी, तो ये सिर्फ इकलौती है आपके सामने, ये आपकी भावी चेयरमैन है जी, ऐसा हमारे जीजाश्री ने अपने बातचीत से बताया। और मैं सीधा निवेदन करूंगा बिना किसी भूमिका के कि भाई हंसराज जी आए, 2 बातों को स्पष्ट करें। वैसे तो सामाजिक कार्य काफी वर्षों से कर रहे थे कि आपके जीवन का विजन क्या है और राजनीति में आने का रीजन क्या है। भाई हंसराज जी आए, अपना विजन और रीजन स्पष्ट करें। भाई हंसराज जी के लिए पिछले 3 वर्षों से गांव गली घर घर जाकर के इस हालत को जगा रहे हैं। भाई हंसराज जी। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए और अपने गांव भूटान खेड़ी के नगर खेड़े, मंदिर और सभी धार्मिक स्थलों को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग, आदरणीय माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथी और प्यारे बच्चे, मैं सभी का भाव विभोर होकर के बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ आने पर। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा करके अपना स्वागत करें। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि अन्य भी बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतनी सारी संख्या में आकर के, और सभी बच्चे भी, माताएं भी, बहनें भी, बुजुर्ग भी, भाई भी, सभी इतनी बड़ी संख्या में आकर के किसी एक कैंडिडेट को इतना प्यार दे सकते हैं, तो वो भूटान खेड़ी जैसे मेरे समाज के और अन्य समाज के, सर्व समाज के लोग ही हो सकते हैं। तो आज कोई बहुत ज्यादा मतलब बात मुंह से नहीं निकल रही, आपका प्यार देख करके केवल भावनाएं ही समझे, भावनाओं में ही मैं कुछ चंद बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप मुझे और मेरे परिवार को, मेरे ख्याल लगभग सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, शुरू से ही जानते हैं कि हम कोई आपसे और आप हमारे से कोई अलग नहीं है, ना ही हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है या कोई बहुत जमीनों के मालिक है। हम बचपन से ही, हमारे माँ बाप ने दिहाड़ी मजदूरियां करके, मेहनत करके पढ़ाए लिखाए। इवन हम खुद भी जब हम स्कूल में जाते थे तो साथ में काम भी करते थे, क्योंकि हमारा समाज एक ऐसे तबके से आता है। एक उदाहरण दूंगा, मैं देता हूं हर बार इस बात को लेकर के कि हम वो लोग हैं जिनको, जो मान लो कोई तैरने की
कंपटीशन हो रहा हो ना, तैरने का कंपटीशन, तैराकी का, तो बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ तैरना है, और हम लोग ऐसे लोग हैं जिनको गले में पत्थर बांध के तैरना है और जीतना भी है, तो हम उस समाज से आते हैं। ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको, वो इसलिए कह रहा हूं कि हमने परिवार भी चलाना है, हमने माँ बाप को भी संभालना है, हमने पढ़ना भी है, और हमने उन लोगों को टक्कर भी देनी है जिनके लिए ये सारी समस्याएं सामने नहीं आती, जिनके पास सब सुख सुविधाएं, सारी चीजें उनके माता पिता परमात्मा की तरफ से। चलो हम धन्यवाद देते हैं परमात्मा को कि वहां उनको ऐसे स्थान पर जन्म दे दिया, लेकिन हम धन्यवाद इस बात को भी देते हैं क्योंकि आपको पता है कि विपरीत परिस्थितियों में जो आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ता है वही आदमी सक्षम होता है, क्योंकि हीरा सबसे ज्यादा कीमती चीज है, सबसे ज्यादा कीमती पत्थर है तो वो भी पत्थर ही, लेकिन उसको हीरा क्यों कहा गया, उसका सिर्फ एक कारण है, और वो कारण ये है कि वो सबसे ज्यादा प्रेशर सहन कर सकता है। एक पत्थर धीरे धीरे जब उसके ऊपर लगातार बहुत सारा प्रेशर आता है, दबाव आता है, वजन बढ़ता है, तब वो धीरे धीरे एक पत्थर हीरे में कन्वर्ट होता है। तो साथियों, मैं ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, केवल चंद बातें मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। जैसा कि पवन पपाड़ा जी ने बताया कि हम पिछले लगभग 10-12 सालों से, ऐसा नहीं है कि आज हमने डिसीजन ले लिया राजनीति में आने का तो हमने अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी, हमने आपको समाज सेवा का एक मुखौटा ओढ़ करके समाज सेवक बनना शुरू कर दिया, हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, नहीं साथियों, मैं केवल इतना आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे समाज की पीड़ा है, हमारे अंदर जो ये गरीब समाज है इसको ऊपर उठाने की हमारे अंदर ये पीड़ा है, जिसको हम पिछले लगभग 10 से 12 सालों से लगे हुए थे कि हम कैसे इस समाज को ऊपर उठाएं। और इसके लिए हमारी 51 मेंबर्स की टीम है। 51 मेंबर्स में प्रत्येक बिरादरी, प्रत्येक धर्म का आदमी है। हम कोई जाति पाति में यकीन नहीं करते, हर बिरादरी, हर धर्म का आदमी 51 मेंबर्स की टीम में है। हमने 10-12 साल पहले ये डिसीजन लिया था कि हम कैसे अपने समाज को ऊपर उठा सकते हैं। तो उसमें कैलकुलेशन में सबसे पहली बात ये आई, सबसे पहली बात जो आई वो ये आई कि एकमात्र साधन हमारे समाज को, गरीब समाज को ऊपर उठाने का है, वो है शिक्षा। ये बाबा साहब भी कहकर चले गए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन हम वो चीजें उनकी भूल गए। जहां वो हमें छोड़कर गए थे उससे पीछे पीछे जाते जा रहे हैं, उससे आगे एक कदम नहीं बढ़ाया हमने। तो साथियों, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा कौन सी, देखो सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में माँ बाप अपनी पोजीशन के हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो तो एक कागज जरूरी है कहीं ना कहीं स्टैंड करने के लिए। मैं कौन सी शिक्षा की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे जिस शिक्षा को लेकर के हमें कोई सरकारी नौकरी, अच्छा पद मिलेगा, ऐसी शिक्षा। और वो शिक्षा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि आज पर्ची खर्ची का टाइम चला गया। आज कोई किला बेच के सरकारी नौकरी लगने वाला नहीं है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी कौन सी है, थैंक यू, हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी है हमारे बच्चे। हमारे पास जमीनें और व्यापार नहीं है कोई बड़े बड़े, हमारे बच्चे ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम इनको अच्छे से पढ़ा गए, अगर हम इनको आईएएस अफसर बना गए, आईएएस अफसर छोड़ो, अगर हम इनको सिंपल सा कोई सरकारी नौकरी भी दिलवा गए तो कम से कम अपने परिवार को तो संभाल लेंगे। तो उसके लिए हमने 10-12 साल पहले डिसीजन लिया था कि हम बच्चों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, और वो हम आज लगभग 10-12 सालों से करते आ रहे हैं। लगभग 51 लाख बच्चे हमारे YouTube चैनल से पढ़ते हैं। 51 लाख, कितने? 51 लाख जी। ये कोई छोटी साधारण बात नहीं है, 51 लाख बच्चों को पढ़ाना। हमने 2009 में आईएएस एकेडमी ओपन की थी करनाल में, परम आईएएस एकेडमी, वो भी परमजीत के नाम से ही करी थी। परम आईएएस एकेडमी करनाल के मुगल कैनाल पे 423 SCO नंबर में। लेकिन हमने देखा कि भी फिजिकल आईएएस एकेडमी में ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ सकते। अगर हमने पूरे समाज का भला करना है तो इसको हमें ऑनलाइन की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन की तरफ हम उसको लेकर के गए, और आज उसमें लगभग 7,900 वीडियोस पड़ी है हमारे चैनल पे, और 51 लाख बच्चे उससे पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं। दूसरा,
जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, हमारे 32 HR के साथ सीधे संबंध है। +2 है या इससे ऊपर की कोई भी क्वालिफिकेशन हासिल किए हुए कोई बच्चे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सीधे सीधे आप रिज्यूम भेज करके, हमारी ईमेल आईडी है hansraj@gmail.com। हंसराज मेरा नाम है, मालडे हमारा गोत्र है, MALDE। आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली रिज्यूम भेजें। हम उनके बच्चों के डायरेक्टली इंटरव्यू करवाने की ताकत रखते हैं। हमें पता है कि कौन सी MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, जहां हमारे बच्चों की पहुंच ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा सैलरीज मिलती है काबिल लायक बच्चों को, तो हम पहले उनको लायक बनाने की कोशिश में है, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलवाने की कोशिश में। कारण क्या है इन दो बातों का? मैं आपको 2 कारण बताता हूं। पहला कारण, हमारे बच्चे या बच्चियां, आपको पता है कि हमारे समाज में माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों के रिश्ते नहीं होते ढंग की अच्छी जगह पे। लड़की है तो उसके जूते घस जाते हैं माँ बाप के, उसका रिश्ता नहीं ढंग से होता। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर बच्ची पढ़ लिख करके हमारी सरकारी नौकरी में क्लर्क भी लग गई, खाली क्लर्क भी लग गई, तो क्या उसके रिश्ते के लिए धक्के खाने पड़ेंगे? लोग चल के आएंगे ना सामने से, हाथ फैलाएंगे, झोली फैलाएंगे कि भी हमारे को दे दो अपनी गुड़िया, क्योंकि सरकारी नौकरी पे है। हमारा बच्चा लग गया तो उसके लिए भी लोग सामने से आएंगे और वो अपने परिवार को संभालेगा। दूसरी बात, किसी को रोटी देने की बजाय रोजगार दे दो, क्योंकि रोटी अगर आप आज दोगे तो कल फिर भूख लगेगी, कल दे दोगे तो परसों फिर लगेगी, परसों दे दोगे तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी और फिर वो कमाएगा नहीं, मांग के खाएगा। तो हमारी नीयत क्या है कि उसको सीधे सीधे रोजगार की तरफ लगाया जाए, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ अपने आप को भी पाले और हो सकता है किसी को और को भी सहायता कर दे। तो साथियों, ये 2 चीजें। और तीसरी, मैं बिल्कुल जल्दी में आपको थोड़ी सी, क्योंकि समय का भी अभाव है, आपने भी जाना, सुबह से लगे हुए हैं, मुझे पता है कि पहले भी हम लोग पूरे गांव में घूम करके हमने सारा काम किया है। तीसरी चीज है सामाजिक समरसता। आज हम जातियों में बटे हुए हैं और इतने समझदार हो गए हैं कि हमने महापुरुषों को भी जातियों में बांट लिया। आज जो है वाल्मीकि समाज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मना रहा है, हमारा हरिजन समाज महर्षि रविदास जी की जयंती मना रहा है, कश्यप समाज महर्षि कश्यप की जयंती मना रहा है, और उल्टा और सुनो, क्रांतिकारियों को भी बांट लिया। उधम सिंह काम्बोज की जयंती काम्बोज मनाते हैं, चंद्रशेखर आजाद की जयंती ब्राह्मण मनाते हैं, महाराणा प्रताप की जयंती राजपूत मनाते हैं। क्यों भाई? क्या इन लोगों ने, जितने भी ये क्रांतिकारी हुए, जितने भी ये महापुरुष हुए, क्या इन लोगों ने सिर्फ एक समाज के लिए काम किया था? क्या इनकी वाणी सिर्फ एक समाज के लिए ही प्रकाश देती है? नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी है और गुरु नानक देव जी सारे संसार के लिए भला कर रहे हैं ना, उनकी वाणी से सबको ज्ञान मिलता है। महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने 22 साल कुंभलगढ़ के जंगलों में धक्के खाए, एक भी राजपूत उनके साथ नहीं था। कौन थे? भील थे। कौन थे? गाड़िया लोहार थे, जो आज भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, चिमटे तवे बनाते हैं। कौन थे? नाई जात का झाला था उनके साथ। ऐसे लोग उनके साथ थे। तो मैं ज्यादा बातों पे नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि आज हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे ऊपर 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। वो कोई सेना लेकर के नहीं आए थे यहाँ पे, उसका सिर्फ एकमात्र कारण था हमारा आपस में बटा हुआ होना। हम इतने टुकड़ों में बटे हुए थे कि उन लोगों ने हमारी इसी फूट का लाभ उठा करके हमारे ऊपर राज किया, और अब हम उस चीज को सहन नहीं करेंगे। इसीलिए हमने निर्णय क्या लिया? देखो, समस्याएं हैं, लेकिन आप समाधान का हिस्सा है या समस्या का, ये सोचने वाली बात है। हमने हमेशा सोचा कि हम समाधान का हिस्सा बनेंगे। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? पहले IAS अकेडमी खोली, दुनिया भर के खर्चे करे, देखा कि इसमें तो नहीं बात बनती, फिर ऑनलाइन पे ले आए, आज लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा तरीका हमने सोचा बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब दें। तीसरा हमने क्या सोचा कि आज हम एक मुहिम चलाएं कि 36 बरादरी के सारे समाज के लोग मिलकर के सारी जितनी भी जयंतियां हैं, जितने भी महापुरुषों के कार्यक्रम है, वो मिलकर के मनाएं। और ऐसा हम 2 साल से करते आ रहे हैं। तो ये 3 काम हम करते आ रहे हैं। अब रही बात आपकी चुनाव राजनीति में आने की। समाज सेवा करते करते हमें क्यों डिसीजन लेना पड़ा जिला परिषद का चुनाव लड़ने का? सिंपल सा एक कारण था, हम समाज में घूमे, हमें महसूस हुआ कि यार हमारे छोटे छोटे से काम भी नहीं होते। हमारे एक भाई का, किसी का, बुजुर्ग का कोई राशन का, मतलब किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी का कोई और चीजें नहीं बन रही,
तो हमें देखना क्या पड़ेगा कि इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है, राजनीति। जब तक हम राजनीति में सक्षम नहीं होंगे तब तक ना तो हमारे आईपीएस बनते, ना हमारी बात सुनी जाती, हमें थाने में बाहर बिठाया जाएगा, हर स्थिति में हम कमजोर रहेंगे। इसलिए हमें खुद राजनीति में आने का डिसीजन लिया और हमारे पूरे 36 के 36 बिरादरी मिलकर के हमारे साथ घूम रही है। आप लोगों से केवल इतना सा मैं निवेदन करना चाहूंगा अंत में कि आने वाली 9 तारीख उगता सूरज का निशान, परमजीत कश्यप, ये 3 बातें आप याद रख लें। अगर हमारे समाज ने एक होकर के इस दिशा में जोर लगा दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम अगले 5 साल आप लोगों को, आपका कॉलर ऊंचा रहेगा, आपका मस्तक ऊंचा रहेगा, आप फख्र से बता सकोगे कि हमारे समाज का एक आदमी जिला परिषद में है। समय बड़ा संक्षिप्त है और मैं सीधे ही आपके सामने परमजीत कश्यप जी को भी इनवाइट करूंगा कि वो भी चंद शब्दों में ही अपना वक्तव्य रखें और आपसे आशीर्वाद लें। परमजीत कश्यप जी। परम पिता परमात्मा इस निरंकार को नमन करते हुए नगर खेड़े और मंदिर प्रांगण की जय जयकार करते हुए मैं परमजीत कश्यप सभी भूटान खेड़ी वाले सभी नगर वासियों को, मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, छोटे छोटे बच्चे सभी को नमस्कार है मेरा। आप यहाँ सभी आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और जैसा कि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, जैसे जो भी हमारा विषय है वो मिस्टर हंसराज जी ने और पवन जी ने आपके सामने रख ही दिया है। और सबको सारा दिन थके हुए हैं, जैसे चुनाव का समय चल रहा है, सारा दिन थके आ रहे हैं और फिर भी यहाँ आए। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं परमजीत कश्यप एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं 38 गाँव में अपने पति के साथ चल रही हूँ और अपनी वोट की भी अपील कर रही हूँ और समस्याओं को भी लिख रही हूँ। और जैसा कि मेरे भी मतलब मैं भी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, इन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाला, सिखाया। और आज जो परमजीत आपके सामने बोल रही है, कभी माइक के सामने उसने नमस्कार करने की भी हिम्मत नहीं रखी, उसके अंदर हिम्मत नहीं आई कि कैसे माइक में पकड़ूं, कैसे बोलूं। लेकिन आज मैं यहाँ आपके सामने बोल रही हूँ, ये इन्हीं की ही कि अगर घर से बाहर नहीं आप निकलोगे, अगर आप बाहर लोगों की समस्याएं नहीं सुनोगे तो काम कैसे करेगी तू। बाहर निकल, धक्के खा, समस्याएं लिख, जब भी कुछ बनेगा। तो आज मैं यही बात कहूंगी कि मेरी जो जैसे बाहर घूम रहे हैं तो माताएं बहनें ऐसे कहते हैं कि सभी आते हैं और लिख के जाते हैं कि भाई हम आएंगे, आपका ये कार्य करेंगे। लेकिन कोई एक बार आके वोट मांगने के लिए आते हैं और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाते, 5 साल बाद ही दोबारा आएंगे कि हमें वोट दो। लेकिन मैं आज परमजीत कश्यप आपसे, अपनी माताएं बहनों से ये वादा करती हूँ कि भाई इसी कश्यप समाज की ये धर्मशाला में मैं जीत कर भी आऊंगी और आपकी समस्याओं का हल भी करूंगी और सभी को मिठाई के साथ मीठा मुंह भी करवाऊंगी। बस यही एक मेरी बात है जी। वाली 9 तारीख को उगता सूरज के सामने वाला बटन दबाकर अपनी बहन बेटी को भारी मतों से विजय बनाएं और यह विजय आप सबकी जीत होगी, यह विजय आप सबकी होगी। जीत का जो सेहरा आप सभी के सर पे सजेगा। बस यही एक मेरी अपील है सभी ग्रामवासियों को। मेरा परमजीत कश्यप का नमस्कार। चुनाव निशान है, ये हमारा 6ठे नंबर पर है। इस नंबर को विशेष ध्यान दें, परमजीत कश्यप वहां पे नाम लिखा हुआ होगा और साथ में चुनाव निशान होगा उगता सूर्य और 6ठे नंबर पर होगा। तो मेरी आप सभी से दोबारा से हाथ जोड़ करके हम दोनों की यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि आप सभी, जितना भी मेरा सर्व समाज सुन रहा है इस बात को और चैनल के माध्यम से भी सुन रहा है, इनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि आने वाली 9 तारीख को उगते सूर्य के निशान पर, जो कि 6ठे नंबर पर है, ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके आप हमें विजयी बनाएंगे। तो ये विजय आपकी अपनी विजय होगी, ये संपूर्ण 36 बिरादरी की, सर्व समाज की विजय होगी। धन्यवाद। शेरनी की तरह अपने शेरपति के साथ कंधे से कंधा मिला करके डेरे में, घर घर में, गली गली में जाकर के दस्तक दी, वोट की अपील की और अपनी डायरी में बखूबी इन्होंने नोट किया कि कहाँ किस प्रकार की समस्या है।
साथियों, आज हमारे सुबह निवेदन करने आए थे, एक छोटे से निवेदन पर यहाँ के आयोजकों ने, जिन्होंने ये कार्यक्रम सफल बनाया, उन आयोजकों का मैं दिल और जी सारे गाँव को राम राम जी। और जी हमारे जो बहन है और ये भाई है, तो सारे गाँव से हाथ जोड़ के कह रहे भी वोट दियो बढ़िया और बढ़िया करियो और बढ़िया आगा पूरी बरादरी सारे जोर पे वोट दियो जी। और आज स्वराज के बारे में पूरा नारा ला दो और पूरा वोट दे दो, पूरा सम्मान भी दो और वो भी करो सारा बढ़िया बढ़िया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को मेरा दीपक कश्यप की तरफ से राम राम। देखो दोस्तों, ये जो चीज है ना, इस पे हर एक बंदे पे बोला नहीं जाएगा, और जो यहाँ बंदा बोल गया वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। मैं ना दोस्तों आप लोगों के सामने एक अपील करने आया हूँ कि आपने देखा होगा कि आपके वार्ड से मैक्सिमम 13 कैंडिडेट खड़े हैं। कितने कैंडिडेट? 13 कैंडिडेट। मगर मुझे कोई गांव में से एक व्यक्ति ये बताएगा कि आपके पास वोट मांगने के लिए कितने कैंडिडेट आए हैं? कोई भी एक व्यक्ति है? कोई व्यक्ति भी कैंडिडेट का मतलब है ये नहीं है कि किसी का पिता या ससुर खुद कैंडिडेट। सिर्फ एक मात्र कैंडिडेट ऐसा है, बहन परमजीत कश्यप, जो आप लोगों के बीच में आप लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए आई है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि बहन परमजीत कश्यप के लिए एक बार जोर लगा के तालियों से स्वागत करे जाए, प्लीज। ठीक है, सभी भाई जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम। आप सभी से समस्त ग्राम आपको ऐसी उन देशभक्त लोगों को याद करना जिनकी वजह से, अच्छा आपस में बात नहीं करनी मेरे भाई, हाँ जी, जिनकी वजह से आज हम स्वच्छ वातावरण में श्वास ले रहे हैं, उन लोगों को एक बार याद करना और इन पंक्तियों को सुनना। एक बार एक कैंडिडेट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को उग्रवादी कह दिया था। वहां से शुरू करता हूं और ध्यान से सुनना। किसी ने भी उसको कोई जवाब नहीं दिया। तब डॉक्टर हरिओम पवार ने एक कविता लिख करके जवाब दिया कि सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर सोनित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तरफ गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तरफ गई होंगी। दूर गगन में पुच्छल तारा टूट गया होगा और अशफाकुल्ला की आंखों का लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का गीत बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरधानी। एक समुंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी? क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी? जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूं, पर मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं, पर मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं। और शुरुआत से लेना कि मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी के स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। और अंतिम पंक्तियां याद करके समझ करके सुनना कि किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, किसी जाति के नहीं होते, वो अपने देश के होते हैं।
किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बेटे दीवारों में चुन जाते हैं। झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है। पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। मंगल पांडे आजादी का परवाना हो जाता है। ऊधम डायर से बदले को दीवाना हो जाता है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या। बंदा बैरागी के तन पर हाथ नहीं चढ़े थे क्या। ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है। हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। 500 लोगों को मार देने वाले व्यक्ति को भी हमारी सरकारें, पुरानी और ऐसी सरकारें जो 10-10 साल तक, जिन्होंने पता है कि आतंकवादी है फिर भी रखते थे उनको 10 साल तक जेल में। तब सुनना, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से। आजादी का दिल घायल है जिनके घोरक धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक सिद्ध हुए हैं जो। बच्चों की मुस्कानों के संघारक सिद्ध हुए हैं जो। उन जहरीले सांपों को भी दूध पिलाती है दिल्ली। मेहमानों जैसी बिरयानी मटन खिलाती है दिल्ली। आज समय को उत्तर देना ही होगा सिंहासन को। चीरहरण की कौन इजाजत देता है दुशासन को। न्याय व्यवस्था निर्णय करने में मजबूर रही तो क्यों। उनकी गर्दन फांसी के फंदों से दूर रही तो क्यों। कानूनों की हथकड़ियों को कड़ा करो, उनको फांसी के तख्तों पर खड़ा करो। पागल कुत्ते की हत्या मजबूरी है और गद्दारों को फांसी बहुत जरूरी है। गद्दारों को फांसी बहुत जरूरी है। मैं बजरंग बली को उसकी ताकत याद दिलाता हूं। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं। इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूं। और आपसे विनम्र निवेदन करते हुए, ऐसी मेरे पास टोटल कुल मिलाकर के 2-1000 कविताएं हैं जिनको मैं याद रखता हूं। जैसे मैंने 1000 लोगों के मोबाइल नंबर, 1187 लोगों के नाम बताए थे। ऐसी चीजें जिन बच्चों को लगता है सीखना चाहिए, एक ही समय में पूरी बुक को लर्न कैसे कर सकते हैं और ऐसे यूपीएससी के, एसएससी के एग्जाम कैसे दे सकते हैं। हंसराज जी के लिए चाहे मेरा पैकेज वहां कितना भी हो, छोड़ करके जब कहोगे तब आपके गांव में हाजिर हो जाऊंगा। इतना निवेदन करने के लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और अब ऋषिपाल जी से मैं चाहूंगा कि वो हमारे जो साथी बीच में है, कुछ ऐसे साथी हैं, उनको आमंत्रित करें। और उसके बाद हंसराज जी को और फिर हमारे जो कैंडिडेट है परमजीत कश्यप जी, उनको भी एक बार आमंत्रित करेंगे। अब मैं आपके बीच में पंडित मेरे बड़े भाई ऋषिपाल कौशिक जी, गढ़ी गुजरान से हैं, काफी विद्वान व्यक्ति है। 17-18 साल से कुरुक्षेत्र यमुनानगर में अपना बिजनेस है इनका। तो क्योंकि समय ज्यादा ना लगे इसलिए इंट्रोडक्शन मैं ही करा रहा हूं। तो मैं सीधा निवेदन करूंगा ऋषिपाल जी से कि जोरदार तालियों के आपके बीच आ रहे हैं ऋषिपाल जी। जोरदार तालियों से प्लीज। धन्यवाद भाई हंसराज जी के जीजाश्री रामपुर खादर से आत्म विभोर हो गए, उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा कि पंडित जी मेरे को भी जो ना 2 मिनट के लिए अपने समाज में बोलने का मौका दीजिए। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय जीजाश्री जी को रामपुर खादर से, वो आए और संक्षिप्त शब्दों में जो भी आपके दिल के हृदय के उद्गार हैं उन सबको। महिला आरक्षित है लेकिन BCA में है, माने चेयरमैन का भी, तो ये सिर्फ इकलौती है आपके सामने। ये आपकी भावी चेयरमैन है जी, ऐसा हमारे जीजाश्री ने अपने बातचीत से बताया। और मैं सीधा निवेदन करूंगा बिना किसी भूमिका के कि भाई हंसराज जी आए, 2 बातों को स्पष्ट करें। वैसे तो सामाजिक कार्य काफी वर्षों से कर रहे थे कि आपके जीवन का विजन क्या है और राजनीति में आने का रीजन क्या है। भाई हंसराज जी आए, अपना विजन और रीजन स्पष्ट करें। भाई हंसराज जी के लिए पिछले 3 वर्षों से गांव गली घर घर जाकर के इस हालत को जगा रहे हैं। भाई हंसराज जी। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए और अपने गांव भूटान खेड़ी के नगर खेड़े, मंदिर और सभी धार्मिक स्थलों को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग, आदरणीय माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथी और प्यारे बच्चे, मैं सभी का भाव विभोर होकर के बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ आने पर। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा करके अपना स्वागत करें। देखिए, आप देख ही रहे हैं
कि अन्य भी बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतनी सारी संख्या में आकर के, और सभी बच्चे भी, माताएं भी, बहनें भी, बुजुर्ग भी, भाई भी, सभी इतनी बड़ी संख्या में आकर के किसी एक कैंडिडेट को इतना प्यार दे सकते हैं, तो वो बुटानखेड़ी जैसे मेरे समाज के और अन्य समाज के, सर्व समाज के लोग ही हो सकते हैं। तो आज कोई बहुत ज्यादा मतलब बात मुंह से नहीं निकल रही, आपका प्यार देख करके केवल भावनाएं ही समझे, भावनाओं में ही मैं कुछ चंद बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप मुझे और मेरे परिवार को, मेरे ख्याल लगभग सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं शुरू से ही जानते हैं कि हम कोई आपसे और आप हमारे से कोई अलग नहीं है, ना ही हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है या कोई बहुत जमीनों के मालिक है। हम बचपन से ही, हमारे माँ बाप ने दिहाड़ी मजदूरियां करके, मेहनत करके पढ़ाए लिखाए। इवन हम खुद भी जब हम स्कूल में जाते थे तो साथ में काम भी करते थे, क्योंकि हमारा समाज एक ऐसे तबके से आता है। एक उदाहरण दूंगा मैं, देता हूं हर बार इस बात को लेकर के कि हम वो लोग हैं जिनको, जो मान लो कोई तैरने की कंपटीशन हो रहा हो ना, तैरने का कंपटीशन, तैराकी का, तो बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ तैरना है, और हम लोग ऐसे लोग हैं जिनको गले में पत्थर बांध के तैरना है और जीतना भी है। तो हम उस समाज से आते हैं। ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको? वो इसलिए कह रहा हूं कि हमने परिवार भी चलाना है, हमने माँ बाप को भी संभालना है, हमने पढ़ना भी है, और हमने उन लोगों को टक्कर भी देनी है जिनके लिए ये सारी समस्याएं सामने नहीं आती, जिनके पास सब सुख सुविधाएं, सारी चीजें उनके माता पिता परमात्मा की तरफ से। चलो हम धन्यवाद देते हैं परमात्मा को कि वहां उनको ऐसे स्थान पर जन्म दे दिया, लेकिन हम धन्यवाद इस बात को भी देते हैं क्योंकि आपको पता है कि विपरीत परिस्थितियों में जो आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ता है वही आदमी सक्षम होता है, क्योंकि हीरा सबसे ज्यादा कीमती चीज है, सबसे ज्यादा कीमती पत्थर है तो वो भी पत्थर ही, लेकिन उसको हीरा क्यों कहा गया? उसका सिर्फ एक कारण है, और वो कारण ये है कि वो सबसे ज्यादा प्रेशर सहन कर सकता है। एक पत्थर धीरे धीरे जब उसके ऊपर लगातार बहुत सारा प्रेशर आता है, दबाव आता है, वजन बढ़ता है, तब वो धीरे धीरे एक पत्थर हीरे में कन्वर्ट होता है। तो साथियों, मैं ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, केवल चंद बातें मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। जैसा कि पवन पपाड़ा जी ने बताया कि हम पिछले लगभग 10-12 सालों से, ऐसा नहीं है कि आज हमने डिसीजन ले लिया राजनीति में आने का तो हमने अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी, हमने आपको समाज सेवा का एक मुखौटा ओढ़ करके समाज सेवक बनना शुरू कर दिया, हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। नहीं साथियों, मैं केवल इतना आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे समाज की पीड़ा है, हमारे अंदर जो ये गरीब समाज है इसको ऊपर उठाने की हमारे अंदर ये पीड़ा है, जिसको हम पिछले लगभग 10 से 12 सालों से लगे हुए थे कि हम कैसे इस समाज को ऊपर उठाएं। और इसके लिए हमारी 51 मेंबर्स की टीम है। 51 मेंबर्स में प्रत्येक बिरादरी, प्रत्येक धर्म का आदमी है। हम कोई जाति पाति में यकीन नहीं करते, हर बिरादरी, हर धर्म का आदमी 51 मेंबर्स की टीम में है। हमने 10-12 साल पहले ये डिसीजन लिया था कि हम कैसे अपने समाज को ऊपर उठा सकते हैं। तो उसमें कैलकुलेशन में सबसे पहली बात ये आई, सबसे पहली बात जो आई वो ये आई कि एकमात्र साधन हमारे समाज को, गरीब समाज को ऊपर उठाने का है, वो है शिक्षा। ये बाबा साहब भी कहकर चले गए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन हम वो चीजें उनकी भूल गए। जहां वो हमें छोड़कर गए थे उससे पीछे पीछे जाते जा रहे हैं, उससे आगे एक कदम नहीं बढ़ाया हमने। तो साथियों, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा कौन सी, देखो सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में माँ बाप अपनी पोजीशन के हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो तो एक कागज जरूरी है कहीं ना कहीं स्टैंड करने के लिए। मैं कौन सी शिक्षा की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आपसे जिस शिक्षा को लेकर के हमें कोई सरकारी नौकरी, अच्छा पद मिलेगा, ऐसी शिक्षा। और वो शिक्षा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि आज पर्ची खर्ची का टाइम चला गया। आज कोई किला बेच के सरकारी नौकरी लगने वाला नहीं है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी कौन सी है? थैंक यू। हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी है हमारे बच्चे।
हमारे पास जमीनें और व्यापार नहीं है कोई बड़े बड़े, हमारे बच्चे ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम इनको अच्छे से पढ़ा गए, अगर हम इनको आईएएस अफसर बना गए, आईएएस अफसर छोड़ो, अगर हम इनको सिंपल सा कोई सरकारी नौकरी भी दिलवा गए तो कम से कम अपने परिवार को तो संभाल लेंगे। तो उसके लिए हमने 10-12 साल पहले डिसीजन लिया था कि हम बच्चों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, और वो हम आज लगभग 10-12 सालों से करते आ रहे हैं। लगभग 51 लाख बच्चे हमारे YouTube चैनल से पढ़ते हैं। 51 लाख कितने? 52 लाख जी। ये कोई छोटी साधारण बात नहीं है, 51 लाख बच्चों को पढ़ाना। हमने 2009 में आईएएस एकेडमी ओपन की थी करनाल में, परम आईएएस एकेडमी। वो भी परमजीत के नाम से ही करी थी, परम आईएएस एकेडमी करनाल के मुगल कैनाल पे 423 एससीओ नंबर में। लेकिन हमने देखा कि भी फिजिकल आईएएस एकेडमी में ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ सकते। अगर हमने पूरे समाज का भला करना है तो इसको हमें ऑनलाइन की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन की तरफ हम उसको लेकर के गए, और आज उसमें लगभग 7,900 वीडियोस पड़ी है हमारे चैनल पे, और 51 लाख बच्चे उससे पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं। दूसरा, जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, हमारे 32 एचआर के साथ सीधे संबंध है। +2 है या इससे ऊपर की कोई भी क्वालिफिकेशन हासिल किए हुए कोई बच्चे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सीधे सीधे आप रिज्यूम भेज करके, हमारी ईमेल आईडी है hansraj@gmail.com। हंसराज मेरा नाम है, मालडे हमारा गोत्र है, MALDE। आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली रिज्यूम भेजें। हम उनके बच्चों के डायरेक्टली इंटरव्यू करवाने की ताकत रखते हैं। हमें पता है कि कौन सी MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, जहां हमारे बच्चों की पहुंच ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा सैलरीज मिलती है काबिल लायक बच्चों को। तो हम पहले उनको लायक बनाने की कोशिश में है, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलवाने की कोशिश में। कारण क्या है इन दो बातों का? मैं आपको 2 कारण बताता हूं। पहला कारण, हमारे बच्चे या बच्चियां, आपको पता है कि हमारे समाज में माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों के रिश्ते नहीं होते ढंग की अच्छी जगह पे। लड़की है तो उसके जूते घस जाते हैं माँ बाप के, उसका रिश्ता नहीं ढंग से होता। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर बच्ची पढ़ लिख करके हमारी सरकारी नौकरी में क्लर्क भी लग गई, खाली क्लर्क भी लग गई, तो क्या उसके रिश्ते के लिए धक्के खाने पड़ेंगे? लोग चल के आएंगे ना सामने से, हाथ फैलाएंगे, झोली फैलाएंगे कि हमारे को दे दो अपनी गुड़िया, क्योंकि सरकारी नौकरी पे है। हमारा बच्चा लग गया तो उसके लिए भी लोग सामने से आएंगे और वो अपने परिवार को संभालेगा। दूसरी बात, किसी को रोटी देने की बजाय रोजगार दे दो, क्योंकि रोटी अगर आप आज दोगे तो कल फिर भूख लगेगी, कल दे दोगे तो परसों फिर लगेगी, परसों दे दोगे तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी और फिर वो कमाएगा नहीं, मांग के खाएगा। तो हमारी नीयत क्या है कि उसको सीधे सीधे रोजगार की तरफ लगाया जाए, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ अपने आप को भी पाले और हो सकता है किसी को और को भी सहायता कर दे। तो साथियों, ये 2 चीजें। और तीसरी, मैं बिल्कुल जल्दी में आपको थोड़ी सी, क्योंकि समय का भी अभाव है, आपने भी जाना, सुबह से लगे हुए हैं, मुझे पता है कि पहले भी हम लोग पूरे गांव में घूम करके हमने सारा काम किया है। तीसरी चीज है सामाजिक समरसता। आज हम जातियों में बटे हुए हैं और इतने समझदार हो गए हैं कि हमने महापुरुषों को भी जातियों में बांट लिया। आज जो है वाल्मीकि समाज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मना रहा है, हमारा हरिजन समाज महर्षि रविदास जी की जयंती मना रहा है, कश्यप समाज महर्षि कश्यप की जयंती मना रहा है, और उल्टा और सुनो, क्रांतिकारियों को भी बांट लिया। उधम सिंह काम्बोज की जयंती काम्बोज मनाते हैं, चंद्रशेखर आजाद की जयंती ब्राह्मण मनाते हैं, महाराणा प्रताप की जयंती राजपूत मनाते हैं। क्यों भाई? क्या इन लोगों ने, जितने भी ये क्रांतिकारी हुए, जितने भी ये महापुरुष हुए, क्या इन लोगों ने सिर्फ एक समाज के लिए काम किया था क्या? क्या इनकी वाणी सिर्फ एक समाज के लिए ही प्रकाश देती है? नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी है और गुरु नानक देव जी सारे संसार के लिए भला कर रहे हैं ना, उनकी वाणी से सबको ज्ञान मिलता है। महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने 22 साल कुंभलगढ़ के जंगलों में धक्के खाए, एक भी राजपूत उनके साथ नहीं था। कौन थे? भील थे। कौन थे? गाड़िया लोहार थे, जो आज भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, चिमटे तवे बनाते हैं। कौन थे? नाई जात का झाला था उनके साथ। ऐसे ऐसे लोग उनके साथ थे। तो मैं ज्यादा बातों पे नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि आज हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे ऊपर 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। वो कोई सेना लेकर के नहीं आए थे यहाँ पे, उसका सिर्फ एकमात्र कारण था हमारा आपस में बटा हुआ होना। हम
इतने टुकड़ों में बटे हुए थे कि उन लोगों ने हमारी इसी फूट का लाभ उठा करके हमारे ऊपर राज किया, और अब हम उस चीज को सहन नहीं करेंगे। इसीलिए हमने निर्णय क्या लिया, देखो समस्याएं हैं लेकिन आप समाधान का हिस्सा है या समस्या का, ये सोचने वाली बात है। हमने हमेशा सोचा कि हम समाधान का हिस्सा बनेंगे। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? पहले आईएएस एकेडमी खोली, दुनिया भर के खर्चे करे, देखा कि इसमें तो नहीं बात बनती, फिर ऑनलाइन पे ले आए, आज लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा तरीका हमने सोचा बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब दें। तीसरा हमने क्या सोचा कि आज हम एक मुहिम चलाएं कि 36 बरादरी के सारे समाज के लोग मिलकर के सारी जितनी भी जयंतियां हैं, जितने भी महापुरुषों के कार्यक्रम है, वो मिलकर के मनाएं, और ऐसा हम 2 साल से करते आ रहे हैं। तो ये 3 काम हम करते आ रहे हैं। अब रही बात आपकी चुनाव राजनीति में आने की। समाज सेवा करते करते हमें क्यों डिसीजन लेना पड़ा जिला परिषद का चुनाव लड़ने का? सिंपल सा एक कारण था, हम समाज में घूमे, हमें महसूस हुआ कि यार हमारे छोटे छोटे से काम भी नहीं होते, हमारे एक भाई का, किसी का, बुजुर्ग का कोई राशन का, मतलब किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी का कोई और चीजें नहीं बन रही, तो हमें देखना क्या पड़ेगा कि इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? राजनीति। जब तक हम राजनीति में सक्षम नहीं होंगे तब तक ना तो हमारे आईएएस आईपीएस बनते, ना हमारी बात सुनी जाती, हमें थाने में बाहर बिठाया जाएगा, हर स्थिति में हम कमजोर रहेंगे। इसलिए हमें खुद राजनीति में आने का डिसीजन लिया, और हमारे पूरे 36 के 36 बरादरी मिलकर के हमारे साथ घूम रही है। आप लोगों से केवल इतना सा मैं निवेदन करना चाहूंगा अंत में कि आने वाली 9 तारीख उगता सूरज का निशान, परमजीत कश्यप, ये 3 बातें आप याद रख लें। अगर हमारे समाज ने एक होकर के इस दिशा में जोर लगा दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम अगले 5 साल आप लोगों को, आपका कॉलर ऊंचा रहेगा, आपका मस्तक ऊंचा रहेगा, आप फक्र से बता सकोगे कि हमारे समाज का एक आदमी जिला परिषद में है। समय बड़ा संक्षिप्त है और मैं सीधे ही आपके सामने परमजीत कश्यप जी को भी इनवाइट करूंगा कि वो भी चंद शब्दों में ही अपना वक्तव्य रखें और आपसे आशीर्वाद लें। परमजीत कश्यप जी। परम पिता परमात्मा इस निरंकार को नमन करते हुए नगर खेड़े और मंदिर प्रांगण की जय जयकार करते हुए मैं परमजीत कश्यप सभी भूटान खेड़ी वाले सभी नगर वासियों को, मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, छोटे छोटे बच्चे सभी को नमस्कार है मेरा। आप यहाँ सभी आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और जैसा कि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, जैसे जो भी हमारा विषय है वो मिस्टर हंसराज जी ने और पवन जी ने आपके सामने रख ही दिया है, और सबको सारा दिन थके हुए हैं, जैसे चुनाव का समय चल रहा है, सारा दिन थके आ रहे हैं और फिर भी यहाँ आए। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं परमजीत कश्यप एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं 38 गाँव में अपने पति के साथ चल रही हूँ और अपनी वोट की भी अपील कर रही हूँ और समस्याओं को भी लिख रही हूँ, और जैसा कि मेरे भी मतलब मैं भी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, इन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाला, सिखाया, और आज जो परमजीत आपके सामने बोल रही है, कभी माइक के सामने उसने नमस्कार करने की भी हिम्मत नहीं रखी, उसके अंदर हिम्मत नहीं आई कि कैसे माइक में पकड़ूं, कैसे बोलूं, लेकिन आज मैं यहाँ आपके सामने बोल रही हूँ। ये इन्हीं की ही कि अगर घर से बाहर नहीं आप निकलोगे, अगर आप बाहर लोगों की समस्याएं नहीं सुनोगे तो काम कैसे करेगी तू? बाहर निकल, धक्के खा, समस्याएं लिख, जब भी कुछ बनेगा। तो आज मैं यही बात कहूंगी कि मेरी जो जैसे बाहर घूम रहे हैं तो माताएं बहनें ऐसे कहते हैं कि सभी आते हैं और लिख के जाते हैं कि भाई हम आएंगे, आपका ये कार्य करेंगे, लेकिन कोई एक बार आके वोट मांगने के लिए आते हैं और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाते। 5 साल बाद ही दोबारा आएंगे कि हमें वोट दो। लेकिन मैं आज परमजीत कश्यप आपसे, अपनी माताएं बहनों से ये वादा करती हूँ कि भाई इसी कश्यप समाज की ये धर्मशाला में मैं जीत कर भी आऊंगी और आपकी समस्याओं का हल भी करूंगी, और सभी को मिठाई के साथ मीठा मुंह भी करवाऊंगी। बस यही एक मेरी बात है जी। वाली 9 तारीख को उगता सूरज के सामने वाला बटन दबाकर अपनी बहन बेटी को
भारी मतों से विजय बनाएं और यह विजय आप सबकी जीत होगी, यह विजय आप सबकी होगी। जीत का जो सहरा आप सभी के सर पे सजेगा। बस यही एक मेरी अपील है सभी ग्रामवासियों को। मेरा परमजीत कश्यप का नमस्कार। चुनाव निशान है, ये हमारा 6 नंबर पर है। इस नंबर को विशेष ध्यान दें। परमजीत कश्यप वहां पे नाम लिखा हुआ होगा और साथ में चुनाव निशान होगा उगता सूर्य और 6 नंबर पर होगा। तो मेरी आप सभी से दोबारा से हाथ जोड़ करके हम दोनों की यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि आप सभी, जितना भी मेरा सर्व समाज सुन रहा है इस बात को और चैनल के माध्यम से भी सुन रहा है, इनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि आने वाली 9 तारीख को उगते सूर्य के निशान पर, जो कि 6 नंबर पर है, ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके आप हमें विजयी बनाएंगे। तो ये विजय आपकी अपनी विजय होगी, ये संपूर्ण 36 बिरादरी की, सर्व समाज की विजय होगी। धन्यवाद। शेरनी की तरह अपने शेरपति के साथ कंधे से कंधा मिला करके डेरे में, घर घर में, गली गली में जाकर के दस्तक दी, वोट की अपील की और अपनी डायरी में बखूबी इन्होंने नोट किया कि कहां किस प्रकार की समस्या है। साथियों, आज हमारे सुबह निवेदन करने आए थे, एक छोटे से निवेदन पर यहाँ के आयोजकों ने, जिन्होंने ये कार्यक्रम सफल बनाया, उन आयोजकों का मैं दिल और जी सारे गाँव को राम राम जी। और जी हमारे जो बहन है और ये भाई है, तो सारे गाँव से हाथ जोड़ के कह रहे भी वोट दियो बढ़िया और बढ़िया करियो और बढ़िया आगा पूरी बरादरी सारे जोर पे वोट दियो जी। और आज स्वराज के बारे में पूरा नारा ला दो और पूरा वोट दे दो, पूरा सम्मान भी दो और वो भी करो सारा बढ़िया बढ़िया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को मेरा दीपक कश्यप की तरफ से राम राम। देखो दोस्तों, ये जो चीज है ना, इस पे हर एक बंदे पे बोला नहीं जाएगा और जो यहाँ बंदा बोल गया वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। मैं ना दोस्तों आप लोगों के सामने एक अपील करने आया हूँ कि आपने देखा होगा कि आपके वार्ड से मैक्सिमम 13 कैंडिडेट खड़े हैं। कितने कैंडिडेट? 13 कैंडिडेट। मगर मुझे कोई गांव में से एक व्यक्ति ये बताएगा कि आपके पास वोट मांगने के लिए कितने कैंडिडेट आए हैं? कोई भी एक व्यक्ति है? कोई व्यक्ति भी? कैंडिडेट का मतलब है ये नहीं है कि किसी का पिता या ससुर खुद कैंडिडेट। सिर्फ एक मात्र कैंडिडेट ऐसा है, बहन परमजीत कश्यप, जो आप लोगों के बीच में आप लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए आई है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि बहन परमजीत कश्यप के लिए एक बार जोर लगा तालियों से स्वागत करे जाए, प्लीज। ठीक है, सभी भाई जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम। आप सभी से, समस्त ग्रामवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 9 तारीख को उगता सूरज, सभी भाई याद रखें, सभी समस्त ग्रामवासी, उगता सूरज चुनाव चिन्ह पर वोट डालनी है। बीच में परमजीत कश्यप, हंसराज कश्यप पहुंचे।